दुरूद शरीफ पढ़ना। IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अच्छा, ये IAS बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपने करनी है, बाकी आपके करने वाला इसमें कुछ खास है ही नहीं। IAS में IAS बहुत लंबा है, कॉन्सेप्चुअली भी आसान ही है, लेकिन जिन कंपनीज ने इसको लगाना होता है और एस्टीमेट लगवाने होते हैं उनके लिए ये मुश्किल काम है। स्टूडेंट्स के लिए एक आसान है, इसीलिए इसकी टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अच्छा, एम्प्लॉयज को अगर कंपनी इनाम में शेयर्स दे रही, इनाम नहीं सॉरी, उनकी खिदमात के बदले में शेयर्स दे रही है तो वो इस IAS में नहीं आएगा, वो IFRS 2 है। तो इसलिए शेयर्स के अलावा बाकी वाली सर्विसेज वो यहां पढ़नी है हमने। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बिजनेस एम्प्लॉय को सैलरीज क्यों देता है जी? काम के लिए ना। स्टूडेंट को स्टाइपेंड क्यों मिलता है? सदका मिलता है। अच्छा चलो, एम्प्लॉय को क्यों मिलते हैं पैसे? काम के मिलते हैं। वो जो काम के पैसे हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, उन पैसों को एक्सपेंस कब बनना चाहिए? मैं काम को वर्ड चेंज करता हूं, एम्प्लॉय की सर्विसेज का रिवॉर्ड है। तो एम्प्लॉय को जो हम रिवॉर्ड दे रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस इवेंचुअली कब बनना चाहिए? मैचिंग कॉन्सेप्ट, जब उससे सर्विसेज ले रहे हैं। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है IAS के पीछे। अगर जब सर्विसेज ली, उस सर्विसेज के लेते ही या मैक्सिमम सर्विसेज के साल के अंदर अंदर पैसे दे दें, उनको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स कहते हैं। अगर सर्विसेज के पैसे एम्प्लॉय के रिटायर होने के बाद दें, उसको पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कहते हैं। अगर उसको नौकरी से निकाल रहे हो या वो खुद छोड़ के जा रहे हो, तब वो कौन से पैसे देंगे? हैं? नहीं ना 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 ना, नौकरी से निकाल रहे हैं। जैसे गोल्डन हैंडशेक एक मिसाल होती है, वो पैसे क्यों दे रहे होते हैं उसको? जो उसने सर्विस दी होती है उसका रिवॉर्ड है, या जो उसको तकलीफ पहुंच रही है उसकी कंपनसेशन है? तकलीफ की कंपनसेशन है। तो उसको एक्सपेंस कब बनाना चाहिए? जब उसको तकलीफ हुई है। तो जब एम्प्लॉय को तकलीफ पहुंच रही है, एक्सपेंस तब बनेगा। ये कौन से वाले मैंने मिसाल की बात की है? जब उसको निकाल रहे हैं। तो एक होते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, एक होते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, एक होते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट्स। और इन सब के अलावा कोई और बेनिफिट्स जो पैसे देने हैं ईयर्स के बाद जाके, उनको कहते हैं अदर लॉन्ग टर्म। तो ये पहला पेज पूरा पढ़ लें, मिसालें भी दी हुई हैं, कोई मिसाल की वर्डिंग समझ रहा है तो वो भी पूछ लीजिएगा। ये पहला पेज पूरा पढ़ लें। स्कोप मैंने भी बताया था, स्कोप अगर एम्प्लॉइज को उनकी सर्विसेज के बदले कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है तो वो IFRS 2 है, वो यहां नहीं है। शेयर इशू करने हैं ना तो वो IFRS 2 में आएगा। यहां वर्ड शेयर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ है कि IFRS 2 में जो कवर्ड है उसके अलावा बाकी सब यहां है। तो IFRS 2 में कवर होगा एम्प्लॉइज की सर्विसेज का रिवॉर्ड, अगर शेयर्स की शक्ल में दो, वो IFRS 2 है। उसके अलावा सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स यहां हैं। तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स 4 तरह के हैं। ये पहला पेज सारा पढ़ लें एग्जाम्पल समेत।
हाँ जी, कोई मिसाल नहीं पूछनी है। सैबैटिकल लीव ये मेरा ख्याल है शायद ना सरकारी इदारों में होती होंगी कि अगर कोई एम्प्लॉय कहे जी मुझे ना साल की छुट्टी चाहिए तो मैं पीआईडी करने जाना चाहता हूँ बाहर, या कोई फलाना कोर्स करना चाहता हूँ, या तो उसको फिर स्पेशल काम के लिए मिल जाए छुट्टी, सैबैटिकल लीव। आफ्टर द एंड ऑफ, देखें ये जो एक्सपेंस इनकम एसेट्स लाइबिलिटीज की बहस होती है, ये क्यों है बहस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो जिस साल की सर्विस है उस साल में एक्सपेंस बन जाए, जिस साल की सर्विस है उस साल में एक्सपेंस बन जाए, तो फिर कोई लाइबिलिटी की जरूरत नहीं है, यानी कोई पेएबल की जरूरत नहीं है, और मैचिंग भी कोई खराब नहीं हो रही होगी। यानी अगर हम बिगर पिक्चर में देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2024 के कॉन्टेक्स्ट में, तो जनवरी 24 का बिल मार्च 24 में पे हो रहा है, कोई बात नहीं, मार्च में एक्सपेंस बना ले, क्या दो दो दिन के लिए मैचिंग करनी? तो मैचिंग का मेन मकसद होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि साल की बनती है। तो जिस साल में सर्विस ली है उससे अगले साल के अंदर अंदर पे हो रहा है तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट। बिफोर 12 मंथ्स, 12 मंथ गिनने कहां से? आफ्टर द एंड ऑफ एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड। यानी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका इन अदर वर्ड मतलब यह है कि जिस साल में सर्विस है अगले अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर पैसे दे दें उसके हम, तो वो शॉर्ट टर्म है। अगर अगले अकाउंटिंग ईयर से भी क्रॉस होने हैं तो फिर वो अदर लॉन्ग टर्म है। और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट वो होते हैं जो एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद। अच्छा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट और टर्मिनेशन में मेन फर्क ये है कि प्रोविडेंट फंड कब मिल रहा है एम्प्लॉय को? उसकी नौकरी खत्म होने के बाद। और गोल्डन हैंडशेक कब मिल रहा है? नौकरी खत्म होने के बाद। तो फर्क क्या है? मर्जी से जा रहा है? नहीं, गोल्डन हैंडशेक मर्जी से भी हो सकता है। तो फर्क क्या दोनों में? प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी उसकी सर्विस का रिवॉर्ड है जो उसने ओवर द पीरियड दी है। टर्मिनेशन बेनिफिट उसकी तकलीफ का रिवॉर्ड है जो वो तंग आया है, हमें उसको नौकरी से जो निकालना पड़ा एकदम से। तो टर्मिनेशन बेनिफिट सर्विस का रिवॉर्ड नहीं होते, ये कंपनसेशन होती है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये सब सर्विस का रिवॉर्ड है। टर्मिनेशन बेनिफिट्स उस तकलीफ का रिवॉर्ड है जो टर्मिनेट करने की वजह से उसको हो रही है, इसलिए इनको अलग कैटेगरी बनाया गया है। अच्छा, अब इन सब की अकाउंटिंग पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म की आसान सी है, पहले शॉर्ट टर्म करते हैं। पहले शॉर्ट टर्म बताता हूं। जिस साल का एक्सपेंस है उस साल में एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर पैसे दे दिए तो ठीक है, ज्यादा दे दिए तो ईयर एंड पे क्या करें? ज्यादा दे दिए पैसे हैं? नहीं नहीं, ज्यादा दे दिए का मतलब है अगले साल के पैसे पहले दे दिए तो एडवांस है, और अगर इस साल के पैसे नहीं दिए तो पेएबल है। तो सादी सी बात यह है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट जिस साल में सर्विस दे दी उस साल एक्सपेंस बनना चाहिए। अगर पहले पैसे दे चुके हैं अगले ईयर्स के भी तो वो एडवांस है, और अगर नहीं दिए तो वो लायबिलिटी है। ये शॉर्ट टर्म की सिंपल सी अकाउंटिंग। इसमें सिर्फ ना दो कॉम्प्लिकेशन है। सादी सी सैलरी की अकाउंटिंग है, यानी अगर आईएएस ना भी पढ़े इसके लिए तो सिंपल सैलरी अकाउंटिंग है। सिर्फ दो चीजें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। सिर्फ दो चीजें, एक कहलाती हैं पेड एब्सेंसेस, पेड लीव्स कह लें, कंपनसेटेड एब्सेंसेस कह लें, और एक होती है प्रॉफिट शेयरिंग। ये दो चीजें हैं जिसपे थोड़ा बहुत आईएएस को समझाना पड़ा है। अच्छा, प्रोविडेंट फंड के अलावा जो बाकी सैलरीज है ना, सैलरी, कोई मेडिकल अलाउंस, कोई हाउस रेंट अलाउंस, कोई गाड़ी का पेट्रोल मिल रहा है, कोई मेंटेनेंस मिल रही है, ये सब सैलरीज हैं, ये सब शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं क्योंकि मंथली होते हैं। इवन के एनुअल बोनस भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। एनुअल बोनस वो भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट है क्योंकि उस साल का वो बोनस है, ईद की ईद बोनस मिल रहा है। ये दो चीजें हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, लेकिन थोड़ी सी क्रिटिकल है। पहले बताता हूं पेड लीव्स। इनके लिए आईएएस में कंपनसेटेड एब्सेंस का नाम भी इस्तेमाल हुआ है। कंपनसेटेड एब्सेंस यानी पेड लीव्स। अच्छा, ये होती हैं दो तरह की। एक होती हैं कि अगर किसी साल में उस साल की छुट्टी अवेल ना की तो साल खत्म तो छुट्टियों का हिसाब खत्म, अगले साल नए सिरे से हिसाब चलेगा। इनको कहते हैं नॉन एक्यूम्यूलेटिंग। जैसे आर्टिकल्स में तो खैर नहीं होता ऐसे,
लेकिन अगर आप में से कोई नौकरी कर रहा है या वैसे ही पता है किसी क्लाइंट की वजह से कि एम्प्लॉयज़ को साल में लेट से 10 छुट्टियां सिक लीव्स अलाउड है, बीमार हो गए तो जो छुट्टी कर ले, तो अगर बीमार नहीं हुआ तो पैसे ले ले उसके हैं। अच्छा, अगर बीमार नहीं हुआ तो अगले साल 20 दिन बीमार हो ले, खैर है नहीं। ये जो सिक लीव्स होती हैं या कुछ कंपनीज में कैजुअल लीव का भी वर्ड होता है, ये जिस साल की है ना बस उसी साल की है। अगर अवेल कर ली तो कर ली, नहीं अवेल की तो साल खत्म, बात खत्म। इनको कहते हैं नॉन एक्यूम्युलेटिंग, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। ये नेक्स्ट ईयर पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, इनको कहते हैं नॉन एक्यूमुलेटिंग। और एक होती है एक्यूम्युलेटिंग, ये नाम से ही लग रहा है कि ये एक्यूमुलेट हो रही होती हैं, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं अगर अवेल ना हुई तो। एक्यूमुलेटिंग और नॉन एक्यूमुलेटिंग। जो एक्यूमुलेटिंग है ये भी दो तरह की होती हैं, एक होती है वेस्टिंग और एक होती है नॉन वेस्टिंग। ये इस कैश को टिक और कैश को काटा लगाने से मतलब समझ आ रहा है कि नहीं? अगर छुट्टी करनी है तो छुट्टी कर लें, पैसे लेने तो पैसे ले लें। छुट्टी करनी है तो करें, पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे लीव इनकैशमेंट का नाम अगर सुना हो कि छुट्टियां थी नहीं की तो पैसे लेने उनके, क्योंकि उन छुट्टियों में अगर काम कर दिया तो ये सॉर्ट ऑफ ओवर टाइम है, तो उसको लीव एनकैशमेंट भी कहते हैं। वो वेस्टिंग होती हैं, और जिसमें कैश नहीं ले सकते वो नॉन वेस्टिंग है। यानी छुट्टियां ही करनी है तो करें, कैश नहीं मिलेगा। क्या चीज? ये कौन सी होती है? ये कौन सी होती है? पता नहीं। ये जो है ना कैश वाली और नॉन कैश वाली, जिस साल में इनको हम अवेल नहीं कर सके ये अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। ये मैं आपको दोनों ही ना एग्जाम्पल से बताता हूं। इन दोनों की एक एक करके एग्जाम्पल बताता हूं। ये मैं आपको वेस्टिंग सिखा रहा हूं, वेस्टिंग मिसाल से बता रहा हूं। 10 पेड लीव्स अलाउड हैं और पर डे सैलरी है 1000 रुपए। फर्स्ट ईयर, पहले साल में एक वर्कर ने अवेल की 3 छुट्टियां, यानी छुट्टियां कर ली। अच्छा, अगर वो 10 की 10 छुट्टियां कर लेता तो उसके पैसे कटते, पैसे मिलते, तो पेड लीव्स किस बात की? छुट्टियों के पैसे कटे नहीं, यानी तनख्वाह उसको पूरी मिली है। इनफैक्ट हुआ यह कि साल के 360 दिन में इंप्लॉयर ये सोच चुका था कि काम इससे मैंने 350 दिन लेना है, पैसे मैं इसको पूरे 360 दिन के दूंगा, काम 350 दिन लेना है। तो उसको पूरे साल की जो सैलरी दे रहे थे उसमें 10 दिन की छुट्टियां उसको अलाउड थी, उनके पैसे कटने नहीं थे, तो इसको कहेंगे पेड लीव्स। अब चूंकि उसने सिर्फ 3 छुट्टियां की, 10 नहीं 3 छुट्टियां की, तो अब वो जो 7 छुट्टियां नहीं की वो
उसने एक्स्ट्रा काम कर दिया। देखें साल के 360 दिन इग्नोरिंग इतवार है, आर्टिकल स्टूडेंट है कोई, इग्नोरिंग इतवार, 360 दिन में से एम्प्लॉयर ये सोच चुका था कि 10 दिन इसको मैंने छुट्टियां देनी है और 350 दिन इसने काम करना है। इस बात के वो पूरे साल के पैसे दे रहा था। तो अब अगर उसने 10 छुट्टियों की बजाय 3 छुट्टियां की हैं तो इसका मतलब है उसने 7 दिन एक्स्ट्रा काम कर दिया। तो ये ओवर टाइम की तरह की चीज बन गई। और चूंकि ये वेस्टिंग है यानी इसका कैश मिल सकता है इनको, तो फिर जब साल खत्म होगा और हमें पता है कि 7 छुट्टियां उसने नहीं की हैं, तो साल के एंड पे हम इन 7 छुट्टियों का पेएबल बना लेंगे। यानी साल की सैलरी तो देनी ही देनी है, इन 7 दिनों के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे इसको। तो ईयर एंड के ऊपर सैलरीज डेबिट, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट। अच्छा, अब ये एम्प्लॉय कॉस्ट का वर्ड लिख रहा हूं, अगर ये फैक्ट्री के लोग हैं तो फैक्ट्री के खर्चे डेबिट, एडमिन सेलिंग के लोग हैं तो एडमिन सेलिंग डेबिट, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट। और पेएबल क्रेडिट कितने से? 7,000 से। चूंकि उन्होंने 7 दिन छुट्टी नहीं की, मतलब काम किया, तो ये ओवर टाइम जैसी चीज हो गई, इसलिए हमें इन 7 दिनों का पेएबल बनाना पड़ेगा। हाँ जी, वेस्टिंग की मिसाल, नॉन वेस्टिंग की बनाते हैं मिसाल। टेन पेड लीव्स अलाउड है, पर डे सैलरी 1,000 रुपये है, और लीव्स आर allowed on FIFO basis। क्या मतलब? 2023 में लीव्स नहीं ली, 2024 में चलेगी। तो अब अगर 2024 में छुट्टियां करेगा तो पहले वो सॉरी लाइफो बेसिस, पहले 24 वाली अलाउंगी, यानी पहले वो समझा जाएगा कि 24 वाली इस्तेमाल हो रही है। और अनयूज्ड लीव्स कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर ओनली। यानी सिर्फ 1 साल छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, और वो भी ऐसे कि 23 में उसने 7 छुट्टियां नहीं की, अब 24 आ गया। अब जब 24 में छुट्टियां करेगा तो पहले 24 वाली खाई जाएंगी, 24 की खत्म होंगी तो फिर 23 वाली खानी शुरू होंगी, और अगर 24 की ही खत्म ना हुई तो 23 वाली फारे, 25 तक नहीं जाएंगी 23 वाली। ये इस अंग्रेजी का मतलब है। और पहले साल में हुआ ये कि वर्कर ने 3 छुट्टियां की,
बाकी रह गई 7। अब हम ईयर एंड पे खड़े हैं, पहले साल के एंड पे खड़े हैं। ईयर 1 से आगे कितनी चली गई? 7। अगर वो ये 7 छुट्टियां अगले साल में कर लेता है तो इससे हमें क्या नुकसान है एम्प्लॉयर को? कब? ईयर 2 में काम कम करेगा। दोबारा, ईयर 1 में उसने 3 छुट्टियां की और ईयर 2 में अब वो 17 छुट्टियां कर सकता है। अच्छा, हर साल के पैसे मैंने मिटा दिया। हर साल के पैसे एम्प्लॉयर ने ये सोच के बनाए थे कि मैं इसको पैसे दिया करूंगा 360 दिन के, काम लिया करूंगा 350 दिन। तो अब वो काम 350 दिन लेता है, इसके लिए पूरे साल के पैसे देता है। 350 दिन काम लेता है। अगर ईयर 1 में एम्प्लॉई ने 3 छुट्टियां की, 7 नहीं की, तो अगले साल में क्या होगा कि 17 छुट्टियां कर रहा होगा। यानी एम्प्लॉयर ने जो हिसाब लगाया था कि मैं उससे अगले साल 350 दिन काम लूंगा, वो सिर्फ 343 दिन ले पाएगा। ये समझ नहीं आ रही बात। ईयर 1 में 7 दिन एम्प्लॉई ने छुट्टी नहीं की, वो 7 दिन चले गए ईयर 2 में। अब अगर एम्प्लॉई ईयर 2 में छुट्टियां सारी अवेल कर ले तो ईयर 2 में कितनी छुट्टियां करेगा वो? 17। 10 ईयर 2 में अलाउड थी और एम्प्लॉयर ने जो ईयर 2 की पूरी सैलरी देनी थी वो अपने तौर पे क्या सोच के बैठा था कि कितना काम मिलेगा मुझे इसके बदले? 350 डेज। लेकिन अब कितना मिलेगा? 343 डेज। लेकिन तनख्वाह उसको पूरी देनी पड़ रही होगी। काम 7 दिन कम लेगा, तनख्वाह पूरी देनी पड़ रही होगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इन 7 दिनों की मेहनत एम्प्लॉय असल में ईयर 1 में कर चुका है। ये बात थोड़ी सी गहरी है, मैं पहले आपको ये मिसाल बताता हूं। चूंकि वेस्टिंग थी, वेस्टिंग, तो एम्प्लॉय को साल के पैसे मिलते थे और अगर वो एम्प्लॉय छुट्टी नहीं करता था तो वो एक तरह का ओवरटाइम था, उसका कैश उसको अलग मिलता था। तो जिस साल में उसने छुट्टियां नहीं की उसी साल का किस्सा उसी साल में ही समेट दिया, मजीद 7 दिन एक्सपेंस बना के, पेबल बना के। ये पता नहीं मैं बात समझा पा रहा हूं कि नहीं। ईयर 1 में वेस्टिंग में क्या था, चूंकि पैसे मिलते थे तो ईयर 1 में अगर उसने छुट्टियां कम की तो ईयर 1 में ही हमें एग्जैक्टली पता है कि कितने दिन के पैसे देने पड़ेंगे उसको। 7। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि वो 7 दिन काम कर गया, एक तरह का ओवर टाइम कर गया। तो वो एक्सपेंस, डेबिट और पेबल क्रेडिट ईयर 1 में ही क्लियरली मामला खत्म हो गया। अब ईयर 2 में ये 7 पेबल अलग बन चुका हुआ है, ईयर 2 में फिर से कहानी शुरू होगी, वो ईयर 2 में देखेंगे। नॉन वेस्टिंग में थोड़ी गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा कैश नहीं मिलना। नॉन वेस्टिंग है, कैश नहीं मिलना। अब यहां पर ना थोड़ी सी मैचिंग खराब होने लगी है। साल में 360 दिन के पैसे, लेट से 3,60,000, हाँ, इंप्लॉय ये सोच के देता है एम्प्लॉयर कि मैं से 350 दिन काम लिया करूंगा, 10 दिन ये काम नहीं किया करेगा। यानी वो 350 डेज ऑफ वर्क के इतने पैसे देने को तैयार होता है। 350 डेज ऑफ वर्क। ईयर 1 में वर्क कितना हुआ? ईयर 1 में 357। ईयर 2 में वर्क कितना होगा? तो बेशक हमने उसकी छुट्टियां करने के उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट यह है कि वो साल के जितने पैसे देता है 350 दिन में वो काम लेने को राजी होता है, उसको ईयर 2 में कम दिन काम मिलेगा क्योंकि एम्प्लॉय ईयर 1 में ज्यादा दिन काम कर चुका होगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यह है कि 7 दिन की तनख्वाह ईयर 2 से निकाल के ईयर 1 में रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, है ना? या पता नहीं, नहीं समझ आई? नहीं समझ आई। वेस्टिंग में क्या था कि एम्प्लॉय जितने दिन काम ऊपर करेगा, यानी छुट्टियां नहीं करेगा, तो वो ओवर टाइम जैसा है। तो जब साल खत्म होगा उसी वक्त पता चल जाएगा कि कितने दिन इसने ओवर टाइम लगाया। ये है ओवर टाइम नहीं, लेकिन चूंकि छुट्टियां नहीं कर रहा तो वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो जितने दिन काम किया उतने दिन का उसका पेबल बन गया। अगर अगले दिन सारी छुट्टियां अवेल कर लेगा, अगले साल सॉरी, तो बस ठीक है, पिछला 7 बहरहाल देना है उसको। लेकिन जब नॉन वेस्टिंग है तो पैसे तो बस साल के इतने ही मिलने, एक्स्ट्रा कैश कोई नहीं मिलना है। यहां पर एक्स्ट्रा कैश मिल रहा था। 2000 ईयर 1 में 7 छुट्टियां कम कर रहा था, 7 दिन काम कर रहा था, 7 दिन का कैश उसको अलग मिलेगा। नॉर्मल सैलरी की कैलकुलेशन खराब नहीं होगी।
लेकिन जहां पर उसको छुट्टियों का पैसा नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा, तो इसमें सिर्फ एनुअल सैलरी की कैलकुलेशन ही हमें गड़बड़ करनी पड़ेगी। इंप्लॉयर जब यह तय कर रहा है ना कि 10 छुट्टियां हैं, तो इसका मतलब इंप्लॉयर यह मान चुका है कि मैंने काम 350 दिन ही लेना है और मैंने 350 दिन के काम की यह कीमत रखी हुई है। अब अगर ईयर 1 में वो 7 छुट्टियां कम करता है और वो ईयर 2 में पूरी कर लेता है, उसको ईयर 1 में भी 360 मिलेगा, इंप्लॉय को ईयर 2 में भी 360 ही मिलेगा, या अलग पैसे देगा एम्प्लॉयर? 360 ही देगा। यहां पर मामला आसान क्यों था? जिस साल में वो छुट्टियां कम कर रहा था, यानी जिस साल में वो ज्यादा काम कर रहा था, उस साल में ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा था, क्लियरली साथ पेएबल आ रहा था। यहां पर दोनों साल में पैसे 360 ही मिलने हैं, पैसे उतने ही रहने हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक साल में वो छुट्टियां कम कर रहा है और अगले साल में उसका फायदा उठा लेगा। तो एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एम्प्लॉयर उतने ही पैसों में ईयर 1 में ज्यादा काम ले रहा है और ईयर 2 में कम काम ले रहा है। तो अकाउंटिंग के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट पूरा करने के लिए ईयर 1 का एक्सपेंस ज्यादा करना पड़ेगा, ईयर 2 का एक्सपेंस कम करना पड़ेगा। यार इतनी मुश्किल बात थी नहीं वैसे। ईयर 2 में एम्प्लॉय कम काम करेगा कि ज्यादा करेगा? ईयर 2 में। क्यों करेगा? क्योंकि वो ईयर 1 में ज्यादा काम कर चुका है। तो एम्प्लॉयर बेशक पैसे उतने ही दे रहा है, लेकिन चूंकि उसको काम डिफरेंट मिल रहा है, तो अब कुछ ऐसी अकाउंटिंग होने लगी है कि एम्प्लॉयर ईयर 2 से कुछ एक्सपेंस तोड़ के ईयर 1 में रिकॉर्ड करेगा। जितनी सर्विस मैच, इस आईएएस की बेस ही मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ईयर 1 के एंड पे आके एम्प्लॉयर लगाएगा अंदाजा यह लगाएगा कि क्या एम्प्लॉई 17 छुट्टियां कर पाएगा, क्योंकि 17 छुट्टियां करेगा तो ही तो ईयर 1 वाली 7 यूज होंगी। अगर एम्प्लॉयर का बेस्ट अंदाजा यह हुआ कि एम्प्लॉई 15 छुट्टियां कर लेगा, तो ईयर 1 की वो कितनी छुट्टियां अवेल कर पा रहा होगा? 5। इसका मतलब ईयर 2 में ईयर 1 की मेहनत उसको 5 इजाफी छुट्टियां एंटाइटल कर रही है। यानी ईयर 2 में वो याशी कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ईयर 1 में 5 दिन ज्यादा काम कर लिया। वैसे काम 7 दिन ज्यादा किया है, लेकिन हमारी पॉलिसी की वजह से हमें लग रहा है कि वो ईयर 2 में 5 दिन याशी करेगा। ईयर 1 में कुर्बानी दे चुका है, तो 5 दिन का एक्सपेंस हम ईयर 1 में एक्सपेंस और पेबल बना लेंगे। और अगर हमें लगता है कि ईयर 2 में बस मुश्किल से 13 छुट्टियां करनी है उसने, 13, तो बस का मतलब है ईयर 1 की मेहनत का वो सिला सिर्फ 3 छुट्टियों की शक्ल में ले रहा होगा। तो हम सिर्फ 3 दिन का एक्सपेंस और पेबल ईयर 1 के एंड पे बना लेंगे। और अगर एम्प्लॉयर को उम्मीद है कि उसने 10 छुट्टियां भी नहीं करनी, तो इसका मतलब ईयर 1 की वो कोई मेहनत का सिला आगे नहीं ले सकेगा, तो कोई एक्सपेंस नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में वैसे तो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी क्या है, और ये भी इस क्वेश्चन में है। ये तो डिपेंड करता है, कंपनी हो सकता है 4 साल भी अलाउ करती हो। तो ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर 1 साल की मेहनत ज्यादा फ्यूचर में एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाली है, तो इसका मतलब है फ्यूचर का इनाम की मेहनत वो ईयर 1 में कर चुका, तो हमें एक्सपेंस भी ईयर 1 में बनाना पड़ेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये तो खैर सवाल बीच में रह गया था। ईयर 1 के एंड पे उसने 3 छुट्टियां की थी, और it is expected that employee will, है जी, अंदाजा कैसे लगाएंगे? पास्ट एक्सपीरियंस देख के, उस एम्प्लॉय का ट्रैक रिकॉर्ड देख के, उस ग्रेड के, उस लेवल के बाकी लोगों की, तो अंदाजा होता है। खराब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। एस्टीमेट चेंज प्रोस्पेक्टिवली चलता है। तो ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं और हमारा अंदाजा ये है कि ईयर 2 में ये 15 छुट्टियां कर लेगा, तो 10 तो ईयर 2 की होंगी, 5 इजाफी क्यों कर पाएगा? ईयर 1 की मेहनत की वजह से। तो इसलिए हम लोग ईयर 1 एंड पे एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट, पेएबल क्रेडिट 5000। अच्छा, इधर मेरे पास जगह नहीं बची, आप इसको नोट करके ना इसके बाद लिखिएगा। ये पे नहीं होना है कल को, ये पे नहीं होगा। क्यों पे नहीं होगा?
क्योंकि नॉन वेस्टिंग है, सिर्फ इसने अगले साल रिवर्स होना है जाके। तो अगले साल रिवर्स होने से क्या होगा, अगले साल का एक्सपेंस कम कर देगा, इधर एक्सपेंस आ जाएगा। तो ये पेबल बनाया जरूर है, लेकिन एक्चुअली ये पे नहीं होना, ये अगले साल रिवर्स हो जाना है। प्रोविजन कहते हैं, प्रोविजन का वर्ड टिपिकली जो है वो कुछ खास चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए प्रोविजन की बजाय लायबिलिटी कहते हैं, पेबल कहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने कुछ एक्सपेंस अभी रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसका फायदा एम्प्लॉय कल लेगा और हम उसको रोक नहीं सकेंगे, इस एतबार से ये लायबिलिटी है। लेकिन पे ये कल को नहीं होगा, इसलिए इसने रिवर्स होना है कल को। सिर्फ रिवर्स होने से क्या होगा, अगले साल का एक एक्सपेंस उठ के इस साल में आ रहा है बस। नहीं ना, अच्छा वैसे अगर आप कहें कि 2-3 साल तक अलाउड है तो ठीक है। हमारा बेस्ट अंदाजा इस बात का, ये 15 का डिजिट मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि मैं ये बात कह चुका था। अगर ये बात ना की होती तो फिर हम ये अंदाजा लगाते कि इन 7 में से वो कितनों का बेनिफिट ले लेगा। तो जितनों का बेनिफिट ले लेगा उतने दिन की हम एंट्री कर देंगे। ये है जी कंपनसेटेड एब्सेंसेस। क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर को रिवर्स कर देंगे। नहीं कैश नहीं है, अगले साल इसने रिवर्स होना है, तो अगले साल रिवर्स होने से अगले साल का एक्सपेंस कम हो जाएगा ना। तो अगले साल के 360 की बजाय 355 आ रहा होगा और इधर 365 हो जाएगा। इस एंट्री के अभी रिकॉर्ड करने और अगले साल रिवर्स करने से कैश जेब से एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, पेमेंट 360 ही होगी, पेबल डेबिट हो जाएगा बिल्कुल। हमने ईयर 1 के एंड पे अंदाजा लगाया कि वो 15 छुट्टियां करेगा। अगले साल, इस कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूं, अगले साल वो 15 करे, 13 करे, 12 करे या 17 करे या 4 करे, हम अपना एस्टीमेट जो लगाए थे उसके मुताबिक हमने ईयर 1 में अकाउंटिंग कर ली। अगले साल अगर एस्टीमेट चेंज हो भी जाए तो एस्टीमेट चेंज पिछले सालों को चेंज नहीं करता, जो हो गया सो हो गया। एस्टीमेट चेंज प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर होता। ये तो मैं सिर्फ टैली करने के लिए बता रहा हूं कि अगले साल वो एग्जैक्टली 15 छुट्टियां करेगा और वो 5 दिन का एक्सपेंस ईयर 2 से उठ के यहां आ जाएगा। अब वो करे ना करे वो ईयर 2 को देखा जाएगा। ईयर 1 में हम 5000 का एक्सपेंस बना चुके हैं, क्योंकि हमारा बेस्ट अंदाजा यह है कि ईयर 1 में वो 5 दिन मेहनत ऐसी कर चुका है जिसकी वजह से कल को वो बेनिफिट लेगा और हम रोक नहीं सकेंगे उसको। तो इसलिए ईयर 1 के एंड पे हम ये एंट्री कर देंगे। जी ईयर 1 में एम्प्लॉयर ने सोचा था कि मैं पैसे 360 दिनों के दूंगा, काम 350 दिन लूंगा, 10 छुट्टियां वो आराम करे। अब वो एम्प्लॉय 350 नहीं 357 दिन काम कर गया। हमें यह लगता है कि इन 7 में से वो 5 का बेनिफिट अगले साल ले लेगा, तो हम इस 5 को अभी एक्सपेंस और साथ पेबल बना लेंगे। अब या तो वो ईयर 2 में 5 का बेनिफिट लेगा या 5 के अलावा लेगा, जो भी हो। ईयर 1 में हमने एक्सपेंस अपने बेस्ट एस्टीमेट पे बना लिया। अब ईयर 2 में चाहे वो 5 दिन का बेनिफिट ले चाहे ना ले, चाहे वो कंपनी पे एहसान करे कि अगले साल भी पूरा पूरा काम कर जाए, तो हमारे ईयर 1 के अंदाजे के मुताबिक तो हमने एक्सपेंस बना लिया, लेकिन ईयर 2 में वो हम पे एहसान कर गया ना, यानी ओवर टाइम कर गया ना बगैर पैसों का, तो ठीक है मेहरबानी उसकी। हम उसकी इस मेहरबानी की वजह से ईयर 1 का एक्सपेंस रिवर्स नहीं कर देंगे।
अच्छा देखें, ईयर 1 के उसने 7 दिन एक्स्ट्रा काम किया, ईयर 2 में उसने फिर कोई छुट्टी नहीं की, तो ईयर 2 वाली छुट्टी जो नहीं की वो ईयर 3 में उसको बेनिफिट दे सकती होगी, तो ईयर 2 में आके हम फिर इस तरह का कोई काम कर देंगे। लेकिन ईयर 1 में चूंकि उसने जो एक्स्ट्रा काम किया था उसका उसने हमसे कोई मेहनत नहीं ली, तो उसकी मेहरबानी, हमने जितना एक्सपेंस बनाया था वो एक्सपेंस बना दिया, अगले साल हम उस एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे। तो वो जो आप इनकम कह रहे हैं वो इफेक्टिवली इनकम आ जाएगी कि हमने जो एक्सपेंस बनाया हुआ है अगले साल उसको रिवर्स कर देंगे। देखें, हम उसकी अभी की मेहनत का समझते हैं कि ये अगले साल बेनिफिट लेगा और अगले साल वो ले लेगा बेनिफिट, तो हमने अभी एक्सपेंस बना लिया, अगर अगले साल उसने वाकई बेनिफिट ले लिया तो समझे वो हमारा एक्सपेंस रिवर्स हो गया, और अगर अगले साल भी बेनिफिट नहीं लिया तो एक तरह से उसको इनकम समझ लें, जो मर्जी समझे, अगले साल एक्सपेंस रिवर्स हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। अब चाहे आप ये समझ लें कि अगले साल वो वाकई बेनिफिट ले रहा है, वो वाकई बेनिफिट ले रहा है, तो हम उसको अगले साल कम काम करवा के भी पूरे पैसे दे रहे होंगे। अब ये ज्यादा पैसे जो कि ऑप्शनली ज्यादा नहीं है, पूरे हैं पिछले साल की मेहनत की वजह से, तो हमने अगले साल के पूरे पैसों में से कुछ पोर्शन पिछले साल एक्सपेंस में शिफ्ट किया है। बस हमने सिर्फ एक साल ज्यादा काम करने की वजह से उसकी अगले साल की सैलरी में से कुछ पोर्शन एक्सपेंस पिछले साल शिफ्ट किया है। अब वो अगले साल काम करे ना करे, मजीद बेनिफिट ले जाए ना बेनिफिट ले, हमने अपने बेस्ट अंदाजे के मुताबिक ईयर 1 में इतना पोर्शन पीछे खींच के एक्सपेंस बना लिया। देखिए, चलो ईयर 2 की एंट्री करके दिखाता हूं। ईयर 2 में हम ये एंट्री कर देते हैं रिवर्स, 5,000, ठीक है। अब ईयर 2 में उसने पूरी 17 छुट्टियां कर ली, 15 कर ली, 17 कर ली, 16 कर ली, ईयर 2 की सारी छुट्टियां खा गया और ईयर 1 का किस्सा भी खत्म हो गया। तो ईयर 1 में ऑफिशियली पैसे हम फिर भी कितने दे रहे होंगे उसको? 360 दे रहे होंगे ना। अब इन दोनों एंट्रीज को चाहे तो नेट कर लें, चाहे अलग अलग रहने दें। अब बताएं, आप क्या पूछ रहे हैं कि एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है कि पेबल रिवर्स हो रहा है? अब बताएं, ये सामने लिखा है। रिवर्स कैसे हो गया? ऐसे, हाँ, ईयर 1 में इसको ऑफिशियली पैसे कितने दिए? 360। ईयर 1 के एंड पे वो एंट्री में इधर लिख रहा हूं दोबारा, हमने किया एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट 5। ईयर 1 में उसने एक्स्ट्रा काम कर दिया जिसका फायदा वो ईयर 2 में ले जाएगा। तो देखिए, ईयर 1 में एक्सपेंस 365 आ गया और ईयर 2 में एक्सपेंस 355 आ गया। अब बताएं, कैश ईयर 1 में कितना जा रहा है, कैश ईयर 2 में कितना जा रहा है? ऑफिशियली 360 ले रहा है वो। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि ईयर 2 में से कुछ पोर्शन हम ईयर 1 में एक्सपेंस शिफ्ट कर रहे हैं। पैसे ऑफिशियली 360 दे रहे हैं उसको, लेकिन ईयर 1 में चूंकि वो ज्यादा काम कर रहा है जिसका वो ईयर 2 में बेनिफिट ले जाएगा, तो हम ईयर 2 के एक्सपेंस में से कुछ पोर्शन ईयर 1 में शिफ्ट कर गए। ये हुई है अकाउंटिंग। अब ईयर 2 में क्या उसने पूरा काम किया नहीं किया, ईयर 2 से फिर नई कहानी शुरू हो जाएगी। सिर्फ इसको पूरा टैली करके समझने के लिए आप ये समझ लें कि ईयर 2 में उसने ईयर 1 वाली छुट्टियां कर ली अवेल, तो ईयर 2 में उसने कम काम किया, पैसे फिर भी 360 ले गया। क्यों कम काम किया? क्योंकि उसने ईयर 1 में ज्यादा काम कर दिया था, तो उसका फायदा उसने ईयर 2 में कम काम करके उठाया। तो इसलिए हमने ईयर 2 का एक्सपेंस 360 की जगह 355 किया और ईयर 1 का एक्सपेंस 360 की जगह 365 किया। अब और बताएं इसमें और क्या पूछना है? नॉन एक्यूमुलेटिंग में कुछ नहीं करना होता, क्योंकि साल का 360 देना ही देना है। अब चाहे वो छुट्टी करे चाहे ना करे, इस साल में ज्यादा काम कर लेगा, नहीं दिल करता उसका घर जाने का, तो इसका अगले साल क्या बेनिफिट मिलेगा? उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नॉन एक्यूमुलेटिंग में अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं करना होता। हर साल का एक्सपेंस 360 डेबिट, कैश क्रेडिट 360, बस। छुट्टी करनी है करे, नहीं करनी ना करे। अकाउंटिंग में करने वाला कुछ नहीं है। तो ये कंपनसेटेड एब्सेंस एक पेज है, ये सारा पढ़ लें और प्रैक्टिस क्वेश्चन
प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 सॉल्व कर दें। सॉल्व करना है सॉल्व कर दें, सोल्यूशन देखना है सोल्यूशन देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 चैप्टर में दूसरे पेज पे, चैप्टर में दूसरा पेज, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स वाली सारी अंग्रेजी पढ़ लें, शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस वाली सारी अंग्रेजी पढ़ लें, यानी पेज 2 सारा पढ़ लें, पेज 2 सारा पढ़ लें और प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करना है सॉल्व कर दें, जबानी देखना है जबानी देख लें।
इतनी देर? प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में आप क्या अज्यूम कर सकते हैं कि ये नए रेट पे पैसे दिए जाने वालों को, तो वो 1200 पे भी आ सकता है। मैंने 1000 रुपये पे किया, मैं लीव इनकैशमेंट 1200 भी हो सकती है। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 ओके। और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 आप देख ही लें। प्रॉफिट शेयरिंग डन। प्रॉफिट शेयरिंग बड़ा सिंपल सा है कि जिस साल के प्रॉफिट्स हमने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि भाई अच्छी मेहनत कर लो, तो तुम्हें ना 2024 के प्रॉफिट्स में से इतना % बोनस बांट देंगे। तो किस साल एक्सपेंस बनेगा ये? 24 में ही बनेगा। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत 24 में हो रही है। कैलकुलेट की अमाउंट कब होगी? 24 के एंड के बाद ही होगी। क्यों? प्रॉफिट तो निकाला है, लेकिन एक्सपेंस ये 24 में बनेगा क्योंकि उनकी मेहनत 24 में है, प्रोवाइडेड के उनको 24 में ही वादा किया जा चुका था। IS 37 कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई थी तो ठीक है, अगर बाद में इनाम दिया तो फिर वो बाद में। तो अगर 2024 में उनसे वादा हो चुका हुआ है कि आप मेहनत करें, हम प्रॉफिट्स में से इतने % आपको हिस्सा देंगे, तो ये डिविडेंड होगा। क्यों? डिविडेंड ओनर्स को होता है, तो इसको कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। ये प्रॉफिट शेयरिंग है और इसकी अमाउंट प्रॉफिट पे % लग के निकलेगी, और जिस साल में उनकी मेहनत है, प्रोवाइडेड के वादा भी उसी साल में हो चुका हो, तो वो उसी साल में एक्सपेंस बनेगा। ये प्रॉफिट शेयरिंग की पेज नंबर 3 पे अंग्रेजी भी बता दी, और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 भी देख लें। हाँ। हम्म। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि उन लोगों के साथ तय क्या है। सवाल में चूंकि उस तरह का डाटा नहीं है, तो जो नहीं नहीं, उनके साथ तय क्या हुआ है, उनके साथ तय क्या हुआ है कि आपको नए रेट पे मिलेगा या हर साल का उसके मुताबिक मिलेगा। क्योंकि अगर वो इन कैश करवा रहे होंगे तो ये तो डिपेंड करता है कि उनके साथ क्या तय हुआ है कि जब वो इन कैश करवाएंगे तो कौन सा वेज रेट एप्लीकेबल होगा। तो चूंकि इसकी सवाल में खामोशी है, अगर ये तय होता उनके साथ कि जिस साल की छुट्टियां हैं गिनती का हिसाब रखा होता, तो फिर जब वो बीच में छुट्टियां कर रहे होते फिर ये भी पता चलता कि कौन से साल वाली अवेल की हैं। तो अगर इतनी क्लियर रिकॉर्डिंग का डाटा अवेलेबल है कि किस साल की छुट्टी वो इनकैश कराएंगे तो वो वाला रेट लगेगा, तो हाँ फिर हर साल की रिस्पेक्टिव वेज रेट के ऊपर पेबल बनेगा। क्या क्या क्या?
क्वेश्चन 1 में 2 में हाँ तो क्या, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो कैलकुलेट नहीं किया हुआ? क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया है तो एक्सपेंस निकाला ना बैलेंसिंग करके। ये क्लोजिंग की वर्किंग की है ना, फिर बैलेंसिंग की है तो एक्सपेंस आया है। ये जो क्लोजिंग बंदे लिखे हुए हैं फिर उनके साथ इतने दिन, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ही तो कैलकुलेट किया है और बैलेंसिंग करके एक्सपेंस निकाला हुआ है। जी पेज 2 पे, पेज 2 पे 3 पे, पेज 2 पे कहाँ? यानी इसका मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, सैलरीज, वो तो हमने मैक्सिमम अगले साल में दे ही देने हैं, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने में ना पड़ जाना। ये मतलब है अनडिस्काउंटेड अमाउंट। अभी मैं आपको पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बताता हूं ना, उसमें डिस्काउंटिंग की जाती है। तो ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप डिस्काउंटिंग के चक्कर में ना पड़ जाना, इसलिए लिखा हुआ है अनडिस्काउंटेड अमाउंट। जब मैं भी बता तो रहा था, अभी मैंने ये एंट्री की थी, मैंने कहा था मैं एम्प्लॉय कॉस्ट लिख रहा हूं। अब ये डिपेंड करता है कि कहां के एम्प्लॉइज हैं। अगर फैक्ट्री के एम्प्लॉय हैं तो वो तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का हिस्सा बनेंगे, IS2। अगर ये उन लोगों की सैलरीज वेजेस हैं जो प्लांट कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है तो PPE डेबिट होगा। ये वो बात लिखी हुई है कि अगर किसी और एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है तो होना है, वरना ये एक्सपेंस है। हाँ जी, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स डन। चलें 10 मिनट की ब्रेक कर लें, फिर मैं आपको पोस्ट एम्प्लॉयमेंट कराता हूं। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है ये सर्विस का रिवॉर्ड, है ये सर्विस का रिवॉर्ड, लेकिन मिलेगा कब? जब एम्प्लॉय रिटायर होगा। क्योंकि गोरों के बनाए हुए स्टैंडर्ड हैं, उन्होंने माँ बाप को रखना तो है नहीं, तो रिटायरमेंट के बाद फिर बाबा जी क्या करेंगे? तो उनको ना बहुत सारे पैसे रिटायरमेंट तक संभाल के रखे जाएंगे, उसके बाद उनको देंगे। मिसालें, हाँ जी, जो जिंदगी में सीखा आज तक, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, हाँ जी, हैं मेडिकल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब मेडिकल के बिल चलना रिटायरमेंट के बाद, तो मेडिकल बेनिफिट्स कह लेता हूँ। अब वो तो कंपनी का मसला है ना कि वो उसको इंश्योरेंस के जरिए करवाएंगे, अपनी जेब से पैसे देंगे। एम्प्लॉय को क्या चाहिए? उसको तो अपना मेडिकल बेनिफिट चाहिए। और 20 एकड़ जमीन, अच्छा कोई और एसेट्स हो गए? ये तो सरकारी इदारों में ही होगा ना जिन्होंने कंपनी IS लगाने उनकी बात है। चलो यही मिसाल लें, इनमें से कुछ वन ऑफ पेमेंट्स हैं, कुछ सीरीज हैं। जैसे ये एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसके हवाले कर देंगे सारे पैसे, ये सीरीज चलेगी। ये कहलाते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। और इनके बदले एम्प्लॉयर को क्या मिल रहा है? मिल चुका है। यानी ये एम्प्लॉय की सर्विस का रिवॉर्ड है। जो 10, 20, 25 साल उससे नौकरी की है, ये उसका रिवॉर्ड है। तो एम्प्लॉय ने वो जो 20, 25 साल एम्प्लॉय से सर्विस ली है एम्प्लॉयर ने, ये उसका रिवॉर्ड है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसको एक्सपेंस कब बनना चाहिए? आखिरी साल, ड्यूरिंग द क्या? अगर एम्प्लॉय 25 साल काम करके जा रहा है और उसके उस 25 साल की मेहनत का सिला ये है, तो मिलेगा एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये कितने साल की मेहनत का सिला है? पूरे 25 साल, तो इसको फैलाना पड़ेगा 25 साल पे। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अब इसमें 25 का जो नंबर है वो तो कब पता चलेगा कि 25 साल नौकरी करके जा रहा है? वो तो तभी पता चलेगा। तो इसलिए इसमें बहुत सारे अंदाजे इन्वॉल्व हैं। उन अंदाजों पे जाने से पहले इसके ना 2 टुकड़े हैं, यानी इसकी 2 टाइप्स हैं। ये जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, ये 2 तरह के हैं। मेन कैटेगरीज की 2 हैं। एक कहलाता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और एक कहलाता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की मिसाल यह है कि हमने एम्प्लॉई से
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। बाज औकात इसको तो बेचारे को पता भी नहीं होता, एम्प्लॉयर ने अपनी मर्जी से या फिर इससे पूछ के एक फंड का फैसला किया। फंड होता है पैसा इकट्ठा होना किसी और के बिहाफ पे, और इस पैसे इकट्ठे करने के लिए कोई जिम्मेदार लोग लगा देते हैं, ट्रस्टीज कहते हैं उनको। तो इन्होंने इनके साथ मिलकर तय किया कि हम एक फंड बनाएंगे, हम अपनी जेब से हर साल लेट से 100 रुपए डालेंगे, हर महीने तुम्हारी तनख्वाह से भी 100 रुपए काटेंगे, वो 100 रुपए इसमें जमा होते जाएंगे। अब ये पैसे किसी एक्सपर्ट के हवाले करेंगे, वो इन पैसों को इन्वेस्ट करेगा। जब तक तुम रिटायर नहीं होते ये पैसे इस फंड के अंदर जमा होते रहेंगे। अच्छा, फंड कोई डब्बा नहीं है, किसी के हवाले कर रहे हैं पैसे और वो उन पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है। ये ट्रस्ट एक्ट के तहत बना हुआ प्लान होता है। तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी, अच्छा एम्प्लॉय को ये बात पता है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बस इतनी है कि ये हर महीने बाकायदगी से इतने पैसे इस फंड में डाल दिया करेगा, एम्प्लॉय की तनख्वाह से काट के पैसे यहां डाल दिए करेंगे। अब यहां पर यहां से पैसे भी जमा हो रहे हैं हर महीने, और इन पैसों का उस एक्सपर्ट ने क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी फल फूल रहा है। और ये इसको पहले ही कहा हुआ है कि जब तक तुम रिटायर नहीं होते ये काम होता रहेगा, और जब तुम रिटायर होगे तो ये इन्वेस्टमेंट फल फूल के जहां तक पहुंच गई होगी वो सब तुम्हारे हवाले हो जाएगा। अब ये पैसा फल फूल के करोड़ों में पहुंच जाए या डूब जाए, किसका नसीब, एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन डिफाइन कर दिया। एम्प्लॉयर ने कहा कि मैंने एक फंड बना दिया, मेरी तरफ से डिफाइंड है कि मैं कितना कंट्रीब्यूट किया करूंगा। अब उसके बाद तुम्हारा नसीब है, वो पैसे इन्वेस्टेड होंगे, फल फूल के जितने भी हो जाएंगे वो तुम्हारे, डूब गए तो भी तुम्हारे, फल फूल के बड़े हो गए तो भी तुम्हारे। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ 100 रुपए बाकायदगी से देने की है। इसको कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, कि एम्प्लॉयर अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन डिसाइड कर लेता है और बाकायदगी से वो पैसे यहां जमा कराता रहता है। अब उन पैसों की इन्वेस्टमेंट से पैसे अच्छे हो जाने का फायदा, पैसे डूब जाने का नुकसान, सब एम्प्लॉय का। इसको कहते हैं कि अंदाजे हमारे चेंज हो जाएंगे, एक्चुरियल रिस्क, और पैसा डूब जाएगा, पैसा हमारा उतना अच्छा ग्रो नहीं कर सकेगा, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। हर तरह का रिस्क इसका। तो एम्प्लॉयर ने ये अमाउंट तय कर दी और एम्प्लॉयर बाकायदगी से ये पैसे यहां जमा कराता रहेगा। तो ये प्लान मस्ट बी फंडेड, यानी लाजमी एक फंड ही क्रिएट होगा। अच्छा, वो ये लोग खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और को बने बनाए मशहूर फंड हैं वहां भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात यह है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी इसका ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है 100 रुपए बाकायदगी से जमा कराने। 100 मैंने मिसाल ली है, कोई भी अमाउंट तय हो सकती है, वो सैलरी की परसेंटेज भी तय हो सकती है। तो एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से जो एक्स्ट्रा पैसे डालने, अच्छा अगर एम्प्लॉई की सैलरी 1000 है, 1000, 100 उसमें से कटना है, 100 एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से एक्स्ट्रा डालना है। तो एम्प्लॉयर को वो बंदा कितना कॉस्ट कर रहा है, 1100। तो वो उस 1100 की वही अकाउंटिंग करेगा जो अभी तक पढ़ाई थी, यानी इस 100 की वो वही अकाउंटिंग करेगा जो अभी 1000 की अकाउंटिंग पढ़ाई। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में इस 100 अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वही है जो अभी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पढ़ रहे थे जी। एक्चुरियल रिस्क होता है कि जो हमने सोचा था कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, यहां से इतना रिटर्न मिलता है, हमने सोचा था 10-12% रिटर्न मिलेगा, उतना नहीं मिल सकेगा, ये एक्चुरियल रिस्क है। और ये पैसे जहां इन्वेस्टेड थे वो पैसे जब इस्तेमाल करने लगेंगे तो थोड़े से होंगे, ये इन्वेस्टमेंट रिस्क है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी कहां तक है, बस कंट्रीब्यूशन देने की, इसको कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। और एम्प्लॉयर इसकी अकाउंटिंग कैसे करे, जो 1000 रुपए की अकाउंटिंग कर रहा है वही 100 रुपए की अकाउंटिंग, यानी जब वो नॉर्मल सैलरी की अकाउंटिंग कर रहा होगा ना तो 100 रुपए की अकाउंटिंग भी उसी में कवर हो जाएगी। यहां पर एम्प्लॉय को बेनिफिट डिफाइन कर दिया, यानी एम्प्लॉय को यह बता दिया कि जब तुम रिटायर होगे तो तुम्हें 10 मिलियन मिलेंगे, यानी उसका एंड बेनिफिट डिफाइन कर दिया। अमाउंट भी डिफाइन हो सकती है और यह भी हो सकता है कि तुम्हारी जो भी फाइनल सैलरी होगी उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, फिर उस पावर फलानी लेंगे, यानी कोई भी फार्मूला बना दें, जिस फार्मूले का आंसर जो निकलेगा वो पैसे हमने एम्प्लॉय को देने होंगे। अमाउंट भी तय हो सकती है, फार्मूला भी तय हो सकता है, लेकिन ये अमाउंट किस चीज की तय हो रही है, एंड पे जितने पैसे एम्प्लॉय के हवाले करने हैं।
फार्मूला जो तय हो रहा है, उस फार्मूले का जो आंसर निकलेगा वो आंसर क्या होगा, जो एंड पे एम्प्लॉय को पैसे देने हैं। तो इसको कहते हैं हमने बेनिफिट डिफाइन कर दिया। अब आईएएस कह रहा है जी आपकी मर्जी है, आप कोई बंदोबस्त करके रखें, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा देख लेना 10 मिलियन हुए जेब में तो दे देना, नहीं तो मांगते रहना कहीं से, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर अक्लमंदी करो तो साथ साथ पैसे जमा करने शुरू कर दो। वो पैसे जमा करने की बजाय इन्वेस्ट करने शुरू कर दो, ताकि जब ये एम्प्लॉय रिटायर हो वो जो पैसे इन्वेस्ट किए थे फल फूल के कितने हो गए हो वो उठा के दे देना। ये तुम्हारी अक्लमंदी है, करना है तो कर लो। तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान फंडेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एम्प्लॉयर की मर्जी। ये बाय लॉ फंडेड होगा, ये एम्प्लॉयर की मर्जी के फंडेड करना है कि नहीं करना। यानी चाहे तो कल को अपनी जेब से दे दे, चाहे अभी से ही अपनी जेब से पैसे साइड पे करता जाए, वो पैसे फल फूल के जमा होते जाएं, बड़े हो जाएं, तो एंड पे उनको यहां पे ऑफ कर दे। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर फाइनली फायदे नुकसान का नसीब किसका, एम्प्लॉय का। अगर एम्प्लॉयर साथ फंड बना ले, यानी पैसे साथ साथ जमा करना शुरू कर दे और इन्वेस्ट भी करना शुरू कर दे, तो अब वो इन्वेस्टमेंट अच्छी रहे या बुरी रहे, फायदा नुकसान किसका, एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर का, क्योंकि वो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि कल को अपना 10 मिलियन की जिम्मेदारी पूरी कर सके। यानी वो अपने लिए कर रहा है, तो जो फायदा नुकसान होगा वो एम्प्लॉयर का, कल को उसने 10 मिलियन कहीं से पूरे करके देना। तो इसलिए इनको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और इनको डिफाइंड बेनिफिट प्लान कहते हैं। यहां पर अकाउंटिंग आसान क्यों है, क्योंकि उसको पता है कि हर महीने की मेहनत का सिला ये है। तो जैसे सैलरी की अकाउंटिंग होती है वैसी 100 की अकाउंटिंग होगी। लेकिन यहां पर अगर अमाउंट तय कर ली है तो अमाउंट की कैलकुलेशन तो मसला हल हो गया, लेकिन अगर फार्मूला तय किया है तो फाइनली कितने पैसे देंगे कैसे पता चलेगा, असल में क्या पता चलेगा, वो तो तभी पता चलेगा। तो अंदाजे लगाने पड़ेंगे, और चाहे अमाउंट का अंदाजा लगाएं या टोटल अमाउंट तय हो, कितने साल पे एक्सपेंस बनाना है इसको, ओवर द ईयर ना। तो इसलिए यहां अंदाजे इन्वॉल्व है। यहां चाहे वो 40 साल काम करे चाहे 25 साल काम करे, हर महीने 100 एक्सपेंस बनता जा रहा है। लेकिन यहां पर एंड अमाउंट तय कर ली हुई है, तो इसलिए टोटल अमाउंट हमें पता है या फार्मूला पता है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, कितने ईयर्स पे इसको एक्सपेंस बनाना है। तो इसलिए इसमें बहुत सारी अजम्पशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसकी फिर डिटेल आपको बहुत सारे स्टेप से करवाता हूं। अभी मैंने आपको दोनों का कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन दिया है। आप पेज 3 पे आए। चैप्टर में पेज 3 और पेज 4 डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान तक, पेज 3 पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आधा पेज, और अगले पेज पे डिफाइंड बेनिफिट प्लान से ऊपर ऊपर तक ये सारा पढ़ लें। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना तो सब वही अंग्रेजी छापी हुई है जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की अंग्रेजी थी। तो पेज 3 आधा और पेज 4 आधा, ये पढ़ लें।
इसमें हमने कॉन्ट्रैक्चुअली एम्प्लॉय के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है ना, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो साथ ये तय होता है कि आपने इस प्लान का हिस्सा बनना है कि नहीं बनना, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड है वो बाज़ जगह लीगल भी ज़रूरी होता है। तो कुछ एम्प्लॉयज़ इससे हट जाते हैं कि नहीं, हमने इसमें, चूंकि इंटरेस्ट बेस्ड होता है सारा, तो एम्प्लॉयज़ इससे ऑप्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्चुअली तय हो गया तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है, और लीगल ऑब्लिगेशन इस अमाउंट की हद तक है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, जो इनका आपस में तय हुआ है, एम्प्लॉयर बाउंड है कि वो इन पैसों को यहां जमा करवाए, और प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड लॉज भी हैं। यहां पर ये लीगल ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तय हुआ हो सकता है कि आप जब रिटायर होंगे तो आपको कंपनी पॉलिसी के मुताबिक जो फार्मूला होगा उसके मुताबिक ग्रेच्युटी मिलेगी, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन हो गई। लेकिन कंपनी की एंड जिम्मेदारी ये अमाउंट एम्प्लॉय तक पहुंचाना है जैसे तैसे भी। यहां पर कंपनी की एंड जिम्मेदारी सिर्फ ये पैसे यहां पहुंचाना है। अब ये पैसे इन्वेस्ट होके जितने भी जिन बला बन चुके हैं वो सब एम्प्लॉय का नसीब है, एम्प्लॉयर की कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी नहीं है। यहां पर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि जैसे मर्जी अरेंज करे, एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे इतने पैसे कहीं से भी उसने लाके देने हैं। तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी 10 मिलियन की है। कंस्ट्रक्टिव इसलिए है कि हो सकता है कॉन्ट्रेक्चुअली तय ना हो, लेकिन कंपनी की पॉलिसी हो। वो आपको मैंने ना डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की, डिफाइंड बेनिफिट प्लान की पूरी अकाउंटिंग सिखानी है, उसमें डिस्काउंटिंग बहुत सारी इन्वॉल्व है। ये कॉन्सेप्चुअली तो बहुत गहरी चीज है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी आसान सी है। तो वो मैंने आपको सारा कल पूरा प्लान सिखाना है उसका। हाँ जी, ये एक पेज कहा था पढ़ने को। अच्छा, एक ना छोटा सा सवाल लिखें, इसकी मैं आपको पूरी डिटेल कहानी फिर कल कराऊंगा। अभी सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए एक बिल्कुल सादा सा सवाल। ये मैं आपको डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कल डिटेल स्टेप्स कराऊंगा, अभी सिर्फ उनका एक न्यूमेरिकल आइडिया देने के लिए, क्योंकि उसी के ऊपर स्टेप्स खोल लें। क्या हो गया है? अच्छा जाएं, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।